नमस्कार, वेलकम बैक टू परीक्षा एकेडमी। आपने अभी तक FLT 1 और 2 सॉल्व कर ली होंगी, तो आज FLT नंबर 3 सॉल्व करते हैं। आज का पहला प्रश्न है कि सिख धर्म से संबंधित शब्द निहंग का अर्थ क्या है। देखिए, हाल ही में चर्चा में रहा है निहंग शब्द, जिसका अर्थ क्या है, निडर और शुद्ध, या ताकतवर और ऊंचा, या महान और बली, या फिर अपंग और दुर्बल। देखिए, निहंग शब्द का जो अर्थ है वो है निडर और शुद्ध। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि आजाद हिंद फौज के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन असत्य है। हमें असत्य कथन का चुनाव करना है। आजाद हिंद फौज का गठन कैप्टन मोहन सिंह ने किया था, बिल्कुल सही है। 21 अक्टूबर 1943 को रास बिहारी बोस व कैप्टन मोहन सिंह की पहल पर सुभाष चंद्र बोस को इस सेना का सर्वोच्च सेनापति बना दिया गया था, बिल्कुल सही है यह कथन। आजाद हिंद फौज के सिपाही सरदार गुरुबख्श सिंह प्रेम सहगल शहनवाज पर मुकदमा चलाया गया, जिसमें इन्हें फांसी की सजा दी गई थी। और ऑप्शन डी है कि आजाद हिंद फौज के सिपाही पर मुकदमों में बचाव के पक्ष के प्रमुख या मुख्य वकील जवाहरलाल नेहरू थे। यह असत्य कथन है। क्यों असत्य है? क्योंकि आजाद हिंद फौज पर जो मुकदमा चलाया गया था, जिसके प्रमुख वकील थे उस समय के नामी ग्रामी वकील रहे भूला भाई देसाई। और हाँ, हालांकि जवाहरलाल नेहरू उनकी टीम में जरूर शामिल थे। उसके साथ ही दिलीप सिंह, आसफ अली, सर टेकचंद, कैलाश नाथ काटजू, जुगल किशोर खन्ना, सुल्तान यार खान राय बहादुर, ये सभी इनकी टीम में शामिल थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि ऋग्वैदिक पणि किस वर्ग के नागरिक थे। देखिए, ऋग्वैदिक काल में पणि का जिक्र हुआ है और यह किस वर्ग से संबंधित है, तो पणि संबंधित है व्यापारी वर्ग से। नेक्स्ट क्वेश्चन है शेर शाह का उत्तराधिकारी कौन था। देखिए, MPPSC में पूछा जा चुका है यह प्रश्न कि शेर शाह का उत्तराधिकारी कौन था, तो शेर शाह का उत्तराधिकारी ऑप्शन बी है इस्लाम शाह। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है कि दागना पद्धति यानी कि घोड़ों को दागना और चेहरा, सिपाहियों का वर्णात्मक विवरण यानी कि जो सिपाही थे इनके चेहरों का वर्णात्मक विवरण प्रारंभ किसने किया था। जलालुद्दीन खिलजी, अकबर, इब्राहिम लोदी, या फिर अलाउद्दीन खिलजी। देखिए, सिपाहियों के चेहरों का विवरण रखना और घोड़ों पर दागना की जो पद्धति थी, ये दिल्ली के सुल्तान अलाउद्दीन खिलजी ने प्रारंभ की थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि विजयनगर के किस शासक ने चीन के सम्राट के पास अपना राजदूत भेजा था। तो विजयनगर के जो शासक हैं वो हैं बुक्का प्रथम, और इन्होंने चीन के सम्राट के पास अपना राजदूत भेजा था। चलिए, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि बक्सर के युद्ध के समय दिल्ली का शासक कौन था। देखिए, बक्सर के युद्ध के समय जो दिल्ली का शासक रहा है वह रहा है शाह आलम द्वितीय। कब हुआ था बक्सर का युद्ध? बक्सर का जो युद्ध हुआ था 22 अक्टूबर सन 1764 को हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भारतीय पुनर्जागरण का पिता किसको समझा जाता है। देखिए, भारतीय पुनर्जागरण का जो पिता समझा जाता है वह समझा जाता है राजा राममोहन राय को। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि स्वदेशी आंदोलन का संबंध किससे है। स्वदेशी आंदोलन का जो संबंध वह है 1905 में बंगाल के विभाजन से, और बंगाल का जो विभाजन है यह 16 अक्टूबर सन 1905 को विधिवत रूप से क्या हो गया था, लागू हो गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि 1940 के अगस्त प्रस्ताव में क्या प्रस्ताव रखा गया था। तो 1940 के जो अगस्त प्रस्ताव है इसमें प्रस्ताव रखा गया था डोमिनियन स्टेट्स का, भारत को डोमिनियन स्टेट बनाने का प्रस्ताव रखा गया था 1940 में। नेक्स्ट है कि स्वतंत्रता प्राप्ति के पश्चात मध्य भारत का गठन कब किया गया था। तो स्वतंत्रता प्राप्ति के पश्चात जो है मध्य भारत का गठन किया गया था 22 अप्रैल सन 1948 को, और इसमें जो है 26 रियासतों का नरेशों के साथ विलय किया गया था इसमें उनकी रियासतों का। ठीक है। नेक्स्ट है कि लघु हिमालय स्थित है, यानी कि लघु हिमालय कौन कौन सी श्रेणियों के मध्य स्थित है। तो शिवालिक और महान हिमालय के मध्य जो है वो लघु हिमालय स्थित है। नेक्स्ट है कि भारत के पूर्वी तट पर स्थित पत्तन है, यानी कि भारत के पूर्व में कौन कौन से पत्तन यहाँ पर स्थित हैं। तो ऑप्शन नंबर डी में पारादीप और हल्दिया दे रखा है, जो कि पश्चिम बंगाल और उड़ीसा में है।
नेक्स्ट है कि निम्नलिखित में से कौन सा एक सही सुमेलित नहीं है। 4 यहाँ पर हमें ऑप्शन दे रखे हैं, इनमें से हमें सही सुमेलित नहीं यानी कि असत्य युग्म का चुनाव करना है। ए ऑप्शन में है कि नांगल बांध सतलज नदी पर है, बिल्कुल सही है। सरदार सरोवर बांध नर्मदा नदी पर है। नागार्जुन सागर बांध गोदावरी नदी पर नहीं है, यह है कृष्णा नदी पर। और कहाँ है? यह है आंध्र प्रदेश में। और हीराकुंड बांध जो है उड़ीसा में है और जो कि महानदी पर बनाया गया है। नेक्स्ट है कि दुधवा टाइगर रिजर्व किस राज्य में है। तो दुधवा राष्ट्रीय उद्यान है जो कि टाइगर रिजर्व बनाया गया है और ये है उत्तर प्रदेश में है। और कर्नाटक में जो है वो है बांदीपुर। चलिए नेक्स्ट है कि मृदा जल के माध्यम से शीर्ष मृदा से अवमृदा में खनिजों के स्थानांतरण की क्रिया को क्या कहते हैं। इसका मतलब यह है कि भूपर्पटी में जो खनिज हैं उनका उसकी निचली सतह में आ जाना क्या कहलाता है। तो यह कहलाता है प्रक्षालन। प्रक्षालन की वह विधि है जिसमें क्या होता है, भूपर्पटी से जल के साथ में जो खनिज पदार्थ है वह नीचे रिसकर आ जाते हैं, जिसे प्रक्षालन विधि हम कहते हैं, प्रक्षालन कहा जाता है। नेक्स्ट है निम्नलिखित युग्मों पर विचार कीजिए। यहाँ पर हमें संरक्षित क्षेत्र दिया हुआ है और उन संरक्षित क्षेत्रों में कौन से जीव का संरक्षण किया गया है उनसे संबंधित हमें युग्म का सही युग्म का पहचान करना है, सही युग्म का। ठीक है, 1 नंबर पे है कि भीतरकनिका उड़ीसा में है और यह है लवण जल यानी कि खारे जल में रहने वाले मगरमच्छ का संरक्षण करता है, बिल्कुल सही है। मरुस्थल राष्ट्रीय उद्यान महान भारतीय सारंग का संरक्षण करता है, बिल्कुल ठीक है। एराविकुलम केरल में हुलुक गिवन नहीं, हुलुक गिवन का संरक्षण नहीं किया जाता, यहाँ पर किया जाता है लंगूर का। 1 और 2 सही है। नेक्स्ट हमें सुमेलन करना है और इसमें पृथ्वी की जो क्रियाएं हैं उनका जिक्र किया गया है। तो घूर्णन किसे कहते हैं? घूर्णन कहा जाता है पृथ्वी का अपने अक्ष पर घूमना, जबकि परिक्रमण कहा जाता है सूर्य की परिक्रमा करना। अच्छा, सूर्य की परिक्रमा करते समय क्या होता है कि जो उपसौर स्थिति का अर्थ है कि पृथ्वी सूर्य से निकट होती है, उसे हम उपसौर कहते हैं। तो यह स्थिति बनती है 3 जनवरी को, जबकि पृथ्वी सबसे दूर होती है उस स्थिति को कहा जाता है अपसौर स्थिति और यह बनती है 4 जुलाई को। ठीक है, तो इसका ऑप्शन जो है वह बी सही होगा। चलिए नेक्स्ट है कि विश्व की सबसे बड़ी सीसा एवं जस्ता की खान जो है सुलिवान खान है, यह कहाँ है। तो विश्व की सबसे बड़ी जो सुलिवान खान है, सीसा और जस्ते का यहाँ पर उत्खनन किया जाता है और यह है कनाडा में। और कनाडा में भी कहाँ है? ब्रिटिश कोलंबिया में। ठीक है, नेक्स्ट है कि कौन सा कथन असत्य है। इनमें से हमें असत्य कथन का चुनाव करना है। गल्फ स्ट्रीम गर्म जलधारा है, यहाँ पर महासागरीय जलधाराएं दी हुई हैं जिन्हें हम ठंडी और गर्म के रूप में पहचान करना है। तो गल्फ स्ट्रीम ठंडी जलधारा है, बिल्कुल सही है। लैब्राडोर ठंडी जलधारा है, ठीक है। अल नीनो एक ठंडी जलधारा है, देखिए ठंडी जलधारा नहीं है, यह गर्म जलधारा है। और इरमिंजर जो है एक गर्म जलधारा है, सही है। तो इसका ऑप्शन नंबर सी जो है प्रश्न का उत्तर होगा कि अल नीनो ठंडी जलधारा है, यह गलत कथन है। नेक्स्ट है उष्ण कटिबंधी जलवायु वाली घास एवं वनस्पति को क्या कहा जाता है। देखिए उष्ण कटिबंधों में जो घास उगती है उन्हें कहा जाता है ट्रोपोफाइट। ऑप्शन सी, यहाँ पे ट्रोफोफाइट लिखा है, प्रिंट है ट्रोफोफाइट होना चाहिए। हाइग्रोफाइट जो हम कहते हैं वो दलदली भूमि में होती है, जीरोफाइट रेगिस्तानी क्षेत्रों में होती है और मेसोफाइट जो वनस्पति है शीतोष्ण कटिबंधी क्षेत्रीय वनस्पति को कहा जाता है। ठीक है, नेक्स्ट है कि सर्वाधिक शिशु किसे कहा गया है। 0 से 6 वर्ष के आयु वर्ग को हम शिशु कहते हैं। तो लिंगानुपात वाला केंद्र शासित प्रदेश कौन सा है। तो सर्वाधिक शिशु लिंगानुपात वाला जो केंद्र शासित प्रदेश है वह है अंडमान एवं निकोबार। कितना है यहाँ का लिंगानुपात। तो यहाँ का लिंगानुपात है 968, यानी कि प्रति 1000 पुरुष शिशु पर 968 महिला शिशु यहाँ पर उपस्थित है। नेक्स्ट है असत्य युग्म का चुनाव करना है। यहाँ पर कुछ शीतल हवाएं दी हुई हैं और ये किस क्षेत्र में चलती हैं उससे संबंधित हमें असत्य युग्म, किस युग्म का चुनाव करना है, असत्य युग्म का चुनाव करना है। तो बिलीवाव जो चलती है अलास्का में चलती है, लेकिन बोरा जो है वो फ्रांस में नहीं, ये चलती है एड्रियाटिक तट पर। और मिस्ट्रल फ्रांस एवं स्पेन में चलने वाली हवाएं हैं और बुरान जो है वो रूस में चलती है।
चलिए नेक्स्ट है कि विश्व की सबसे लंबी पर्वतमाला कौन सी है, पता होना चाहिए आपको। सरल प्रश्न है। विश्व की सबसे लंबी जो पर्वतमाला है वह है एंडीज पर्वतमाला है, जो कि 7000 से भी अधिक किलोमीटर लंबी है। चलिए नेक्स्ट है निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सही सुमेलित है। देखिए सही सुमेलन हमें यहाँ पे ढूंढना है। सवाना वायु बिखरे वृक्षों से युक्त घास भूमि होती है, बिल्कुल होती है। प्रेयरी जो है ऊंची और सघन घास हो पाई जाती है, बिल्कुल पाई जाती है। और स्टेपी वायु में शंकुआकार पत्ती वाले वृक्षों के वन पाए जाते हैं। उपरोक्त सभी कथन जो है सभी युग्म सत्य हैं। नेक्स्ट है कि निम्नलिखित में से कौन सी भारतीय संविधान की विशेषता नहीं है। यहाँ पर हमें संविधान की विशेषता कौन सी नहीं है यह चुनना है। संसदात्मक सरकार, बिल्कुल संसदात्मक सरकार का स्वरूप हमारे भारतीय संविधान की विशेषता है। अध्यक्षात्मक सरकार की विशेषता नहीं है, तो ऑप्शन नंबर बी जो है यह हमारे प्रश्न का उत्तर हो जाएगा। और भारतीय संविधान की विशेषता है कि यहाँ पे स्वतंत्र न्यायपालिका है और संघात्मक सरकार भी भारतीय संविधान की विशेषता है। नेक्स्ट प्रश्न कहता है कि भारत में मौलिक अधिकारों के संबंध में निम्न वक्तव्यों पर हमें विचार करना है। नंबर 1, ये राज्य कृत्य के विरुद्ध एक गारंटी है, सही कथन है। राज्य के विरुद्ध हमें प्राप्त हुए हैं। ये संविधान के भाग 3 में सूचीबद्ध किए गए हैं, बिल्कुल ये संविधान के भाग 3 में सूचीबद्ध किए गए हैं। सामाजिक आर्थिक एवं राजनीतिक न्याय सुनिश्चित करते हैं, जी नहीं। सामाजिक आर्थिक और न्याय जो सुनिश्चित करते हैं ये करते हैं राज्य के नीति निदेशक सिद्धांत। चौथे नंबर का पॉइंट कहता है कि यह संयुक्त राज्य अमेरिका में अधिकारों के बिल की भांति नहीं है, नहीं यह संयुक्त राज्य अमेरिका के संविधान से ही लिया गया है, तो यह पॉइंट भी जो है गलत हो जाएगा। तो 1 और 2 ऑप्शन नंबर 1 यह सही है। चलिए नेक्स्ट है कि भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद अस्पृश्यता का उन्मूलन करता है और किसी भी रूप में इसके आचरण का निषेध करता है। ऑप्शन बी पर अनुच्छेद 17, अनुच्छेद 17 ही अस्पृश्यता का उन्मूलन करता है, यानी कि छुआछूत जो है अनुच्छेद 17 के तहत एक अपराध है। और इसी के ध्यान में इसी के आधार बनाकर अस्पृश्यता निवारण अधिनियम 1955 और SC/ST एक्ट जो है वो 1989 में लाया गया था। नेक्स्ट है यह धन विधेयक है, इसका निर्णय कौन करता है। कहने का मतलब यह है कि संसद में जब कोई विधेयक प्रस्तुत किया जाता है, कोई बिल प्रस्तुत किया जाता है, तो वह धन विधेयक है या नहीं इसका निर्णय कौन करता है। तो इसका निर्णय किया जाता है लोकसभा अध्यक्ष के द्वारा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है कि किस अनुच्छेद के तहत सर्वोच्च न्यायालय एक अभिलेख न्यायालय होता है। अभिलेख न्यायालय का अर्थ यह है कि सर्वोच्च न्यायालय के द्वारा जब कोई केस या विवाद पर अपना निर्णय दिया जाता है तो वह दूसरी अधीनस्थ न्यायालयों के लिए कैसा करता है, एक नियम का या फिर एक साक्ष्य का काम करता है, जिसे हम अभिलेख न्यायालय कहते हैं। तो यह अनुच्छेद 129 के तहत अभिलेख न्यायालय की शक्ति रखता है। भारत में 8 कोर सेक्टर में किसे शामिल नहीं किया गया। देखिए भारत में 8 कोर सेक्टर के उद्योग हैं जिन्हें हम आधारभूत उद्योग कहते हैं। इनमें से कौन सा उद्योग है जिसे आधारभूत उद्योग में शामिल नहीं किया गया है। तो ऑप्शन नंबर जो डी है, रसायन उद्योग को आधारभूत उद्योग नहीं कहा जाता। आधारभूत उद्योग हैं कोयला, कच्चा तेल, प्राकृतिक गैस, रिफाइनरी उत्पाद, उर्वरक, इस्पात, सीमेंट तथा विद्युत। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भारत सरकार द्वारा शेयर का पूंजी निवेश के लिए रंगराजन समिति की नियुक्ति कब की गई थी। देखिए रंगराजन जो समिति की नियुक्ति की गई थी, यह नियुक्ति की गई थी अप्रैल 1993 में। 1993 में जो है यह नहीं 1993 में ही इसकी नियुक्ति की गई थी और उन्होंने अप्रैल में अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत कर दी थी। ठीक है, चलिए नेक्स्ट है हमें असुमेलित युग्म का चुनाव करना है। ऑप्शन ए है कॉफी बोर्ड कहाँ है, ये कर्नाटक में है, सही है। रबर बोर्ड केरल में है। चाय बोर्ड कोलकाता में है। तंबाकू बोर्ड तमिलनाडु में ना होकर के आंध्र प्रदेश के गुंटूर जिले में है। नेक्स्ट है कि भारतीय जीवन बीमा निगम का मुख्यालय कहाँ है। भारतीय जीवन बीमा निगम जो है अभी हाल ही में चर्चा में है क्योंकि अभी इसी का IPO आने वाला है।
तो भारतीय जीवन बीमा निगम का जो मुख्यालय है, यह मुख्यालय है मुंबई में। ऑप्शन सी आपका सही है। चलिए नेक्स्ट है कि प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना का शुभारंभ कब हुआ था? तो प्रधानमंत्री के द्वारा उज्ज्वला योजना की जो शुरुआत की गई थी वह की गई थी 1 मई 2016 को। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि विश्व आर्थिक मंच द्वारा जारी ग्लोबल जेंडर गैप इंडेक्स 2021 में भारत की रैंक क्या है? तो वर्ष 2021 के अनुसार जो ग्लोबल जेंडर गैप इंडेक्स की रिपोर्ट आई है उसमें भारत का स्थान रहा है 156। नेक्स्ट है करंट का क्वेश्चन है कि महाराष्ट्र के सिंधु दुर्ग के अंबोली में एक क्षेत्र को हाल ही में क्या किया गया है? जैव विरासत स्थल घोषित किया गया है। इस क्षेत्र में किस प्रकार की दुर्लभ प्रजाति पाई जाती है? देखिए महाराष्ट्र के जो सिंधु दुर्ग के अंबोली जिले में एक क्षेत्र को हाल ही में जैव विरासत स्थल घोषित किया गया है और यहाँ पर मीठे पानी की मछली पाई जाती है। चलिए नेक्स्ट है हेनले पासपोर्ट इंडेक्स 2021 में भारत की रैंक क्या है? देखिए हेनले पासपोर्ट इंडेक्स जो है इसके अनुसार भारत की जो रैंकिंग है यानी कि भारत का पासपोर्ट कितना शक्तिशाली है उसकी रैंकिंग प्रदान की गई है 84 यानी कि 84। ठीक है नेक्स्ट है कि निम्न में से कौन सा देश वित्तीय फर्मों के लिए विश्व का पहला जलवायु परिवर्तन कानून लागू करने वाला बन गया है? तो यह है न्यूजीलैंड। ठीक। नेक्स्ट है मध्य प्रदेश सरकार ने अखिल भारतीय इंदिरा गांधी पुरस्कार की स्थापना कब की थी? तो मध्य प्रदेश सरकार ने अखिल भारतीय इंदिरा गांधी पुरस्कार की जो स्थापना है यह स्थापना की थी 19 नवंबर सन 1985 को। ठीक है नेक्स्ट है कि मध्य प्रदेश की प्रथम खेल नीति कब बनाई गई थी? तो मध्य प्रदेश की जो प्रथम खेल नीति बनाई गई थी वह बनाई गई थी 1989 में और हाँ इसी में संशोधन करके हमने 5 साल बाद पुनः 1994 में नई खेल नीति बनाई है। नेक्स्ट है कि एजार कप का संबंध किस खेल से है? तो एजार कप का जो संबंध है यह है पोलो खेल से एजार कप का संबंध है। अच्छा पोलो खेल में कितने खिलाड़ी होते हैं? तो इसमें 4 खिलाड़ी होते हैं और जबकि वाटर पोलो में 7 खिलाड़ी होते हैं। नेक्स्ट है कि भारत के नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक यानी कि CAG कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल ऑफ इंडिया को उसके पद से हटाने के लिए हमें निम्नलिखित में से किसके समान प्रक्रिया को अपनाना पड़ता है? तो वही प्रक्रिया हमें अपनानी पड़ती है जिस प्रक्रिया के द्वारा हम उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीश को उसके पद से हटाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग के सदस्यों की पदावधि पद ग्रहण की तारीख से क्या होती है? न केवल सदस्यों की बल्कि अध्यक्ष की भी जो पदावधि होती है वह पदावधि होती है 3 वर्ष या फिर 70 वर्ष की आयु यदि अगर उनकी पूर्ण हो जाती है तो वह अपने पद पर नहीं रह सकते। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि राष्ट्रीय महिला आयोग के अध्यक्ष एवं सदस्य अपना त्यागपत्र किसे देते हैं? राष्ट्रीय महिला आयोग के बारे में यहाँ पे बात की गई है कि राष्ट्रीय महिला आयोग के अध्यक्ष एवं सदस्य अपना त्यागपत्र किसे प्रस्तुत करते हैं? तो राष्ट्रीय महिला आयोग के अध्यक्ष तथा सदस्यों का जो कार्यकाल है वो कार्यकाल 3 वर्ष का होता है और यह अपने जो त्याग पत्र हैं ये देते हैं केंद्र सरकार को। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि राष्ट्रीय बाल अधिकार संरक्षण आयोग के अध्यक्षों में से सदस्यों में कितनी महिला सदस्यों का होना अनिवार्य है? यानी कि राष्ट्रीय बाल अधिकार संरक्षण आयोग में जो सदस्य हैं उनमें 2 महिलाओं का होना अनिवार्य रूप से रखा गया है उसके संगठन में। ठीक है अच्छा इसमें कुल सदस्य कितने होते हैं? तो इसमें 7 सदस्य होते हैं राष्ट्रीय बाल अधिकार संरक्षण आयोग में। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है कि राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति आयोग कौन सा आयोग? राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति आयोग के अध्यक्ष एवं सदस्यों की संख्या कितनी है? तो आपको बताना है कि राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति आयोग के अध्यक्ष एवं सदस्यों की संख्या कितनी है। तो इसकी जो संरचना है उसमें 1 अध्यक्ष, 1 उपाध्यक्ष और 3 जो है वह अन्य सदस्य होते हैं। तो ऑप्शन सी सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि राष्ट्रीय अनुसूचित जाति आयोग के अध्यक्ष एवं सदस्यों की सेवा शर्तों और पदावधि का निर्धारण कौन करता है? तो राष्ट्रीय अनुसूचित जाति आयोग के अध्यक्ष एवं सदस्यों की सेवा शर्तों का जो निर्धारण है वह निर्धारण किया जाता है ऑप्शन डी राष्ट्रपति के द्वारा। नेक्स्ट है कि केंद्रीय सूचना
आयोग में मुख्य एवं अन्य सूचना आयुक्तों को पदमुक्त करने की शक्ति किसके पास है? तो पदमुक्त करने की जो शक्ति होती है आयुक्तों को, वह राष्ट्रपति ही इन्हें अपने पद से मुक्त कर सकता है। नेक्स्ट है कि राष्ट्रीय हरित न्यायाधिकरण की स्थापना किस अधिनियम के तहत की गई है? राष्ट्रीय हरित अधिकरण अधिनियम 2010 के द्वारा ही राष्ट्रीय हरित न्यायाधिकरण की स्थापना की गई है 18 अक्टूबर 2010 को। ठीक है, चलिए नेक्स्ट है कि प्रधान किस जनजाति की उपजाति है? देखिए, प्रधान एक जनजाति की उपजाति है, इनमें से कौन सी? क्या भील, बेगा, कोरकू या फिर गोंड? तो प्रधान जो है ये गोंड जनजाति की ही एक उपजाति है। इसकी अन्य उपजातियां हैं अगरिया, ओझा, नागरची और सोलाहस। इसके बाद भील जो है, भील की जनजाति है, उप जनजातियां हैं बरेला, भिलाला, पटालिया और बेगा की बिछवा, नारोतिया, भारोतिया, नाहर, राड़मेना और काड़मेना। इसी प्रकार कोरकू की जो जनजातियां हैं, उपजातियां हैं, वो है मोवासी, बवारी, बोडोया, नाहर और नहाला। चलिए नेक्स्ट है, निम्न में से किसे आदिवासियों के रॉबिन हुड के नाम से जाना जाता है? देखिए, आदिवासियों का जो रॉबिन हुड है वह जाने जाते हैं टंट्या भील, और टंट्या भील जो है ये निमाड़ के गौरव भी कहे जाते हैं। इनका जन्म 1842 में हुआ था। ये कहाँ हुआ था? निमाड़ के ग्राम विरी में हुआ था। ठीक, चलिए नेक्स्ट है कि निम्न में से किसे लोक नृत्यों का राजा कहा जाता है? निम्न में से किसे लोक नृत्यों का राजा कहा जाता है? ठीक है, तो इनमें से कर्मा नृत्य को लोक नृत्यों का राजा कहा जाता है। यह एक प्रकार का पारंपरिक नृत्य है जो कि गोंड, बेगा, कोरकू आदि जनजातियों के द्वारा किया जाता है। नेक्स्ट है कि गुर्जरा लघु शिलालेख जिसमें अशोक के नाम का उल्लेख किया गया है मध्य प्रदेश के किस जिले में स्थित है? देखिए, गुर्जर लघु शिलालेख जिसमें अशोक के नाम का उल्लेख हुआ है तो गुर्जर लघु शिलालेख है दतिया में। ऑप्शन ए जो है वह सही है। नेक्स्ट है, तिलिस्म किस कवि या साहित्यकार की रचना है? देखिए, काफी फेमस रचना है ये तिलिस्म, जो कि शरद जोशी एक व्यंग्यकार हैं और इन्हीं की रचना है तिलिस्म। इनकी अन्य फेमस रचनाएं हैं कि जीप पर सवार इल्लियां, रहा किनारे बैठ, अंधों का हाथी, मैं और केवल मैं, यह भी इन्हीं की रचनाएं हैं। नेक्स्ट है कि निराला सृजन पीठ किस विश्वविद्यालय में स्थित है? तो निराला सृजन पीठ जो है वह है हमारे बरकतुल्ला विश्वविद्यालय में, बीयू विश्वविद्यालय जिसे हम कहते हैं, और वहीं पर निराला सृजन पीठ की जो है स्थापना की गई है। नेक्स्ट है कि मध्य प्रदेश टूरिज्म बोर्ड का गठन कब हुआ था? तो मध्य प्रदेश में टूरिज्म बोर्ड का जो गठन किया गया था, यह गठन किया गया है ऑप्शन नंबर सी 2017 में 22 फरवरी को। नेक्स्ट है कि मध्य प्रदेश में 1942 में भारत छोड़ो आंदोलन की शुरुआत किस स्थान से मानी जाती है? भारत छोड़ो आंदोलन वर्ष 1942 में किया गया था और मध्य प्रदेश में इसकी शुरुआत मानी जाती है विया विदिशा। उस समय रियासत हुआ करती थी और विदिशा रियासत से ही भारत छोड़ो आंदोलन की शुरुआत मध्य प्रदेश में मानी जाती है। नेक्स्ट है कि मध्य प्रदेश में बुंदेला विद्रोह कब हुआ था? तो मध्य प्रदेश में जो बुंदेला विद्रोह हुआ था वह हुआ था 1842 में। नेक्स्ट है कि मध्य प्रदेश के खंडवा जिले का प्राचीन नाम क्या है? तो मध्य प्रदेश के जो खंडवा जिला है इसका प्राचीन नाम क्या है, बताइए। खंडवा जिले में ओमकारेश्वर है, तो ओमकारेश्वर को हम मानधाता की नगरी कहते हैं, तो मध्य प्रदेश का जो प्राचीन नाम है वह मानधाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन में आपको एक खनिज की सूची दी हुई है और वह खनिज किस क्षेत्र में उत्पादित होता है, तो सही सुमेलन करना है। तो सिलेमेनाइट जो है वह पाया जाता है रीवा में, टिन जो है यह गोविंदपुर में पाया जाता है, और एस्बेस्टॉस जो है यह झाबुआ में होता है, और फ्लोराइट जो है वह जबलपुर में होता है। तो ऑप्शन ए जो है वह सही है। नेक्स्ट है, निम्न में से कौन सी परियोजना मध्य प्रदेश की संयुक्त परियोजना नहीं है? यानी कि नीचे दी हुई जो परियोजना है इनमें से
3 परियोजना मध्य प्रदेश के साथ में अन्य राज्य की संयुक्त परियोजना होगी और इनमें से कोई एक परियोजना केवल और केवल मध्य प्रदेश की ही होगी। तो कौन सी वह सतपुड़ा ताप विद्युत परियोजना है, या रिहंद ताप विद्युत परियोजना है, या फिर विंध्याचल ताप विद्युत परियोजना है, या फिर इंदिरा सागर ताप विद्युत परियोजना है। देखिए इनमें से जो है वह है इंदिरा सागर ताप विद्युत परियोजना, केवल और केवल मध्य प्रदेश की ही ताप विद्युत परियोजना है। जबकि सतपुड़ा ताप विद्युत परियोजना मध्य प्रदेश और राजस्थान की है। रिहंद जल परियोजना मध्य प्रदेश तथा गुजरात की जो है वो संयुक्त परियोजना है। चलिए नेक्स्ट है कि मध्य प्रदेश के उन जिलों की संख्या बताइए जो किसी भी राज्य की सीमा को नहीं छूते हैं या नहीं स्पर्श करते हैं। ऐसे कितने जिले हैं मध्य प्रदेश में? तो ऐसे हैं 17 जिले हैं जो कि किसी भी राज्य की सीमा से स्पर्श नहीं करते, यानी कि सीमावर्ती जिले नहीं हैं। नेक्स्ट है कि मध्य प्रदेश में सिंचाई के संबंध में असत्य कथन कौन सा है, हमें चुनना है। तो मध्य प्रदेश में जो सिंचाई के संबंध में क्या कथन दिए हुए हैं, राज्य के पश्चिमी क्षेत्र में सर्वाधिक सिंचाई कुओं द्वारा होती है, बिल्कुल सही है। पश्चिमी क्षेत्र में कुओं से सर्वाधिक सिंचाई होती है। राज्य में सबसे कम सिंचाई वाला जिला डिंडोरी है, नहीं, सबसे कम सिंचाई वाला जिला डिंडोरी नहीं है। ऑप्शन नंबर सी, राज्य में बालाघाट एवं सिवनी में नहरों से सिंचाई होती है, जी नहीं। राज्य में बालाघाट एवं सिवनी में नहरों से सिंचाई न होकर के तालाबों और झीलों या बावड़ियों से सिंचाई होती है। राज्य में सर्वाधिक सिंचित क्षेत्र दतिया जिले में है, बिल्कुल सही है। ठीक है, तो क्या है कि सर्वाधिक सिंचित क्षेत्र तो दतिया में है और सबसे कम सिंचाई वाला जो है वो डिंडोरी में है। हमें क्या काम करना था, यहाँ पर असत्य कथन का चुनाव करना था। प्रश्न में हमने क्या कर लिया है, सत्य कथन का चुनाव कर लिया गया है। तो 64 में क्या हो जाएगा कि मध्य प्रदेश में कुओं द्वारा पश्चिमी क्षेत्र इंदौर उज्जैन में सर्वाधिक सिंचाई होती है, यह सही कथन है। बालाघाट एवं सिवनी जिले में जो है वो नहरों से सिंचाई नहीं होती, ऑप्शन सी। तो असत्य हमें चुनना था, तो ऑप्शन सी जो है यह सही है। चलिए नेक्स्ट है, तापक्रम के आधार पर मध्य प्रदेश का अधिकांश भाग किस तापीय वर्ग के अंतर्गत आता है? तो तापक्रम के आधार पर मध्य प्रदेश का जो अधिकांश भाग है यह आता है अति तापीय में। ऑप्शन नंबर बी जो है वह सही है। चलिए नेक्स्ट है कि मध्य प्रदेश में किस मृदा को कपास मृदा के नाम से जाना जाता है? सभी जानते हैं कि जो काली मृदा है वह कपास उत्पादन के लिए काफी अच्छी मृदा मानी जाती है और इसे ही कपास मृदा के नाम से जाना जाता है। मध्य प्रदेश में अपवाह तंत्र को कितने भागों में विभक्त किया गया है? तो मध्य प्रदेश में जो अपवाह तंत्र पाया जाता है इसे हमने विभक्त किया है 6 भागों में विभक्त किया गया है। तो अपवाह तंत्र कौन कौन से 6 भाग हैं? वो है गंगा यमुना का अपवाह तंत्र, जमुना का अपवाह तंत्र, या फिर नर्मदा अपवाह तंत्र, ताप्ती अपवाह तंत्र, गोदावरी, माही और महानदी अपवाह तंत्र में हमने इसको विभाजित किया है। मध्य प्रदेश के किस जिले में गुलाब सागर परियोजना है? तो मध्य प्रदेश के कौन से जिले में गुलाब सागर परियोजना है? तो यह है सीधी जिले में। चलिए नेक्स्ट है कि मध्य प्रदेश के निम्नलिखित क्षेत्र में अधिकतम सोयाबीन उत्पादन कहाँ होता है? तो हमें चुनना है कि मध्य प्रदेश में जो अधिकतम सोयाबीन का उत्पादन होता है वह कहाँ होता है? तो मालवा क्षेत्र में अधिकतम सोयाबीन का उत्पादन किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि मध्य प्रदेश में पन्ना राष्ट्रीय उद्यान की स्थापना किस वर्ष की गई थी? तो पन्ना राष्ट्रीय उद्यान की जो स्थापना है वह की गई थी 1981 में। ऑप्शन डी जो है यह सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत राज्यपाल को विधानमंडल के विश्रांति काल में अध्यादेश प्रख्यापित करने की शक्ति प्राप्त है? यानी कि जब विधानमंडल विश्रांति काल में, यानी कि सदन नहीं चल रहा हो, उस समय राज्यपाल अध्यादेश जारी कर सकेगा, लेकिन वह किस अनुच्छेद के तहत? तो अनुच्छेद 213 के तहत। ऑप्शन डी जो है वह सही है। नेक्स्ट है, मध्य प्रदेश के निम्न पुलिस संस्थानों को उनके मुख्यालय से सुमेलित हमें करना है। तो ऑप्शन ए, पुलिस वायरलेस प्रशिक्षण महाविद्यालय कहाँ है? तो देखिए, पुलिस जो वायरलेस प्रशिक्षण महाविद्यालय यह भोपाल में है। पुलिस जो वर्कशॉप प्रशिक्षण शाला है यह कहाँ है? यह वर्कशॉप प्रशिक्षण जो शाला है यह जो है रीवा में है।
इसके बाद यातायात पुलिस प्रशिक्षण संस्थान जो है वह बिल्कुल ठीक है कि यातायात जो पुलिस संस्थान है हमारा जवाहरलाल नेहरू तो हमें पता है कि सागर में है, और यातायात पुलिस प्रशिक्षण जो है इंदौर में ही है। तो इसका सही उत्तर जो होगा वह हो जाएगा ए ऑप्शन 3 4 2 1। ठीक, चलिए नेक्स्ट है कि मध्य प्रदेश का सबसे प्राचीन विश्वविद्यालय कौन सा है। सबसे प्राचीन विश्वविद्यालय मध्य प्रदेश का है डॉक्टर हरि सिंह गौर विश्वविद्यालय, जो कि सागर में है। और इसकी स्थापना कब हुई थी, तो इसकी स्थापना दिनांक जो है वह है 1946 1946। चलिए नेक्स्ट है कि राज्य लोक सेवा आयोग के व्यय किस निधि पर भारित होते हैं, यानी कि राज्य लोक सेवा आयोग के जो भी व्यय होते हैं वह किस निधि पर भारित होते हैं। तो राज्य लोक सेवा आयोग के जो व्यय हैं वह भारित होंगे राज्य की ही संचित निधि पर। ऑप्शन बी जो है यह सही है। नेक्स्ट है भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के तहत राज्यपाल द्वारा राष्ट्रपति के लिए विधेयक आरक्षित रखा जाता है, यानी कि जब भी विधानसभा द्वारा कोई विधेयक पारित किया जाता है तो राज्यपाल के पास स्वीकृति के लिए पहुंचाया जाता है, तो राज्यपाल राष्ट्रपति के लिए कुछ विधेयक जो है वो आरक्षित रख सकता है। यह किस अनुच्छेद में है, तो यह है अनुच्छेद 200 के अनुसार जो है वह आरक्षित रख सकता है। ठीक है, और अनुच्छेद 201 के तहत जो है राष्ट्रपति उस पर अपनी प्रतिक्रिया देता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से मध्य प्रदेश राज्य में सर्वाधिक महिला के साक्षरता के प्रतिशत वाला जिला कौन सा है, यानी कि मध्य प्रदेश राज्य में सर्वाधिक महिला साक्षर प्रतिशत वाले जिलों का जो समूह है उसे हमें पहचानना है कि किस जिले समूह में सर्वाधिक महिला साक्षरता पाई जाती है। तो वह 3 जिले सबसे साक्षरता महिला साक्षरता वाले हैं, भोपाल, जबलपुर और इंदौर। ऑप्शन नंबर ए जो है यह सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि मध्य प्रदेश की जनगणना हेतु सर्वोच्च जनगणना प्राधिकारी कौन है, यानी कि मध्य प्रदेश में जब भी जनगणना होती है तो उसका सर्वोच्च अधिकारी कौन होता है, तो यह अधिकारी होता है जनगणना आयुक्त। ऑप्शन ए जो है यह सही है। नेक्स्ट है कि मध्य प्रदेश के सर्वाधिक शहरी आबादी वाले जिलों के सही क्रम का हमें चुनाव करना है कि यानी मध्य प्रदेश में सर्वाधिक शहरी आबादी कौन कौन से जिलों में निवासरत है, तो यह ऑप्शन बी जो है सही है। इंदौर में सर्वाधिक शहरी आबादी है, इससे कम भोपाल में और उससे कम जबलपुर और आखिरी में ग्वालियर। नेक्स्ट है किस जनजाति का मूल पेशा कृषि है, इनमें से कौन सी जनजाति है जो कि मुख्य रूप से कृषि पर अपना जीवन यापन करती है, तो वह है गौंड जनजाति। ऑप्शन बी सही है। नेक्स्ट है कि मध्य प्रदेश में गौण खनिज रेत का निर्वर्तन हेतु मध्य प्रदेश रेत खनन नीति किस वर्ष जारी की थी, यानी कि मध्य प्रदेश में गौण खनिज रेत का निर्वर्तन हेतु मध्य प्रदेश में रेत खनन नीति किस वर्ष जारी की गई थी, तो यह जारी की गई थी वर्ष 2017 में। देखिए मध्य प्रदेश में क्या काम हुआ था कि मध्य प्रदेश में गौण खनिज रेत का निर्वर्तन हेतु रेत खनन नीति 2017 में घोषित की गई थी, और इसी के आधार पर 2018 में हमने क्या काम किए थे, रेत के खनन के लिए जो है नियम बनाए गए हैं। नेक्स्ट है कि इंदिरा गांधी विधानसभा भवन कुल कितने सेक्टर में विभाजित है, यानी कि जो इंदिरा गांधी विधानसभा भवन है इसमें कितने सेक्टर हैं, तो इंदिरा गांधी विधानसभा जो भवन है उसमें 6 सेक्टर। ऑप्शन नंबर सी जो है यह सही है, 6 सेक्टर विद्यमान है। नेक्स्ट है कि मध्य प्रदेश में निम्न में से अनुसूचित जाति हेतु आरक्षित लोकसभा सीट कौन सी है, तो मध्य प्रदेश में से कौन सी सीट जो है वह लोकसभा हेतु आरक्षित है। इनमें से जो 4 सीट मध्य प्रदेश में बेसिकली अनुसूचित जाति के लिए लोकसभा सीटों के रूप में आरक्षित है, तो भिंड, देवास, टीकमगढ़ और एक है उज्जैन। तो यहाँ तो आंसर हो जाएगा आपका उपरोक्त सभी, और एक और जो सीट बच रही है वह उज्जैन है जो कि लोकसभा में अनुसूचित जाति हेतु आरक्षित है। नेक्स्ट है हरे पौधे द्वारा प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया में प्रयुक्त सौर ऊर्जा का रूपांतरण किस रूप में होता है, यानी कि जो हरे पौधे द्वारा प्रकाश संश्लेषण प्रक्रिया की जाती है
इसमें जो ऊर्जा है उसका रूपांतरण किस रूप में होता है? तो यह होता है रासायनिक ऊर्जा में। ठीक है, रूपांतरण प्रकाश संश्लेषण में जो सौर ऊर्जा है इसका रूपांतरण किस रूप में हो जाता है? रासायनिक ऊर्जा के रूप में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कृषि मृदाएं पर्यावरण में नाइट्रोजन के ऑक्साइड निर्मुक्त करती है, यानी कृषि मृदाएं पर्यावरण में नाइट्रोजन के ऑक्साइड निर्मुक्त करती है। मवेशी पर्यावरण में अमोनिया निर्मुक्त करते हैं। कुक्कुट उद्योग पर्यावरण में अभिक्रियाशील नाइट्रोजन यौगिक निर्मुक्त करते हैं। निम्न में से हमें क्या करना है? सही कथन का चुनाव करना है। तो तीनों ही कथन जो है वह सत्य है कि कृषि मृदाएं पर्यावरण में नाइट्रोजन के ऑक्साइड को निर्मुक्त करती है, मवेशी पर्यावरण में अमोनिया निर्मुक्त करते हैं और कुक्कुट उद्योग पर्यावरण में अभिक्रियाशील नाइट्रोजन यौगिक निर्मुक्त करते हैं। चलिए नेक्स्ट है, कार्बन मोनोऑक्साइड, मीथेन, ओजोन और सल्फर डाइऑक्साइड 4 गैसों के नाम दिए गए हैं। फसल जैव मात्रा के अवशेषों के दहन के कारण वायुमंडल में उपरोक्त में से कौन सी गैसें जो है निर्मुक्त होती हैं? देखिए, जब फसल या जैव मात्रा के अवशेषों को जलाया जाता है तो चारों ही गैसें जो है वायुमंडल में निर्मुक्त होती हैं या फिर मिल जाती हैं। नेक्स्ट है कि जहां जीव रहता है उस सटीक जगह को क्या कहते हैं? देखिए, जहां पर जीव रहता है उस सटीक जगह को कहा जाता है आवास। नेक्स्ट है कि जैव वानिकी के संबंध में निम्नलिखित कथनों में से कौन से सही हैं? देखिए, जैव वानिकी के संबंध में जो कुछ कथन दिए गए हैं, यहाँ पे नीचे 3 कथन है, इनमें से सही कथनों का हमें चुनाव करना है। तो इसका शाब्दिक अर्थ है जीवन का प्रबंधन, बिल्कुल सही है। जीवन का प्रबंधन इसका सही नहीं, जैव वानिकी जो है इसका जीवन का प्रबंधन नहीं है। ठीक है, यह पारिस्थितिकी का पर्याय है, सही है। यह प्राकृतिक तंत्रों के मूल्य पर बल देता है जो मानव तंत्र को प्रभावित करता है, बिल्कुल सही है। ठीक है, तो ऑप्शन जो है सी इसका सही आंसर हो जाएगा। तो जैव वानिकी का जो अर्थात बायोनोमिक्स जो है, यह बायो और नॉमिक्स से बना है। इसका अर्थ जीवन का प्रबंधन ना हो करके क्या है? जीवन या जीवन से है। ठीक है, जैव वानिकी का जो अर्थ है इसका शाब्दिक अर्थ हो जाएगा जैव या फिर जीवन। नेक्स्ट है कि कार्टाजेना प्रोटोकॉल संबंधित है। तो कार्टाजेना जो प्रोटोकॉल है, यह प्रोटोकॉल का संबंध किससे है? देखिए, यह एक अंतर्राष्ट्रीय संधि है जो कि सन 2000 में स्वीकृत की गई थी और 2003 में यह लागू हुई है। और भारत ने 23 जनवरी सन 2003 को कार्टाजेना प्रोटोकॉल पर क्या किया था? हस्ताक्षर किया था। तो यह संधि जो है वह जैव सुरक्षा से संबंधित है, कार्टाजेना प्रोटोकॉल। नेक्स्ट है कि हल्दी के पीले रंग के लिए कौन सा वर्णक उत्तरदायी है? देखिए, हल्दी में जो पीला रंग होता है, यह पीला रंग होता है ज़ैंथोफिल वर्णक के कारण। तो ज़ैंथोफिल ऑप्शन सी जो है, ज़ैंथोफिल वर्णक के कारण जो है वो हल्दी में पीला रंग पाया जाता है। नेक्स्ट है कि गुणसूत्र में होते हैं, यानी गुणसूत्र का जो निर्माण होता है वह किस से होता है? देखिए, गुणसूत्र का जो निर्माण है वह निर्माण होता है डीएनए और प्रोटीन से। ऑप्शन सी सही है। नेक्स्ट है कि निम्न में से कौन सा कथन असत्य है? गलत कथन को हमें यहाँ पहचानना है कि पादप कोशिका में ऊर्जा का संग्रह स्टार्च के रूप में होता है। पादप कोशिका में ऊर्जा का संग्रह स्टार्च के रूप में होता है, सही कथन है। जंतु कोशिका में कोशिका भित्ति की उपस्थिति पाई जाती है, जी नहीं, जंतु कोशिका में कोशिका भित्ति नहीं पाई जाती है, पादप कोशिका में पाई जाती है। तो ऑप्शन बी जो है वह असत्य है। नेक्स्ट है, राइबोसोम प्रोटीन के संश्लेषण सहायक होते हैं, बिल्कुल सहायक होते हैं। नेक्स्ट एक, निम्न में से विटामिन डी को क्या माना जाता है? तो विटामिन डी को इनमें से प्रोटीन, वसा, हार्मोन या कार्बोहाइड्रेट क्या माना जाता है? बताइए। विटामिन डी वसा में घुलनशील एक प्रो हार्मोन का एक समूह होता है, इसलिए हम क्या कह सकते हैं कि विटामिन डी एक हार्मोन है। नेक्स्ट है, कंप्यूटर या लिखित लिंक्स जानकारी के संग्रह को जो इंटरनेट के माध्यम से उपलब्ध होती है क्या कहा जाता है? तो इन्हें हम कहते हैं वर्ल्ड वाइड वेब के रूप में जाना जाता है। जो लिखित लिंक्स होती हैं उनका संग्रह या इंटरनेट के माध्यम से जो हमें प्राप्त होती हैं। नेक्स्ट है कि अटल नव प्रवर्तन यानी कि इनोवेशन मिशन किसके द्वारा स्थापित किया गया है? तो यह मिशन जो है स्थापित किया गया है नीति आयोग के द्वारा।
नेक्स्ट है कि कोबाल भाषा का प्रयोग किया जाता है। तो कोबाल भाषा का जो प्रयोग है वो क्यों किया जाता है? यह किया जाता है व्यावसायिक कार्यों के लिए। कोबाल भाषा का जो प्रयोग है यह किया जाता है व्यावसायिक कार्यों के संपादन के लिए कोबाल भाषा हम प्रयोग करते हैं। और इसका जो पूर्ण रूप है यह है कॉमन बिजनेस ओरिएंटेड लैंग्वेज। नेक्स्ट है निम्नलिखित में से किसे आधुनिक रोबोटिक्स का पिता कहा जाता है? तो निम्नलिखित में जो आधुनिक रोबोट्स के पिता हैं वो है जोसेफ एंजलबर्ग। ऑप्शन सी जो है ये सही है। नेक्स्ट है निम्न में से कौन सही ढंग से मेल नहीं खाता है? यानी कि युग में दिए हुए हैं बॉन, राइन, कैरो, नील, न्यूयॉर्क, हडसन या फिर बियना, बोल्गा। स्थान है और नदियों के नाम दिए हुए हैं, तो हमें देखना है कि कौन सी नदी किस स्थान पर है। ठीक है, इनमें से जो राइन नदी है ऑप्शन नंबर डी जो है यह मेल नहीं खा रहा है, क्योंकि बियना जो है ऑस्ट्रिया में है, जबकि बोल्गा रिवर जो है वो यूरोप में की एक नदी है। ठीक है, तो बॉन जो है वो राइन नदी के तट पर, ठीक है, कैरोना जो है वो कैरो जो है वो नील नदी के तट पर, जो कि मिस्र में है, मिस्र को कैरो कहते हैं और मिस्र में है। न्यूयॉर्क हडसन नदी के तट पर है, लेकिन वियना जो है ये ऑस्ट्रिया में है और डैन्यूब नदी के किनारे है ये। नेक्स्ट है कि ई गवर्नेंस के संदर्भ में G2C से क्या तात्पर्य है? देखिए, ई गवर्नेंस के संदर्भ में जो G2C है इसको हम कहते हैं गवर्नमेंट टू सिटीजन। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि ऐसे डिवाइस जिनका प्रयोग टेलीकम्युनिकेशन लाइनों पर डाटा ट्रांसमिट करने के लिए किया जाता है क्या कहलाते हैं? तो ऐसे डिवाइस जिनका प्रयोग डाटा ट्रांसमिशन के लिए किया जाता है वो कहलाते हैं ऑप्शन सी, यानी कि मॉडेम कहलाते हैं। नेक्स्ट और आखिरी प्रश्न है कि HTML का पूरा नाम या फिर फुल फॉर्म क्या है? तो इसका पूर्ण रूप है हाइपर टेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज। ऑप्शन बी जो है यह सही है।